फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आने लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का। रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की। डिटेल में जाने से पहले हम स्टोरेज को समझ लेते हैं। पहले जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज को कोई कंपाइलर उसको कन्वर्ट करती है टारगेट कोड में, और उस टारगेट कोड को जरूरत पड़ती है किस मेमोरी की। मेमोरी कौन देता है उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मेमोरी देता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो दो क्राइटेरिया बेस पे देता है। एक तो लोकल डेटा के लिए देता है, दूसरा नॉन लोकल डेटा के लिए। मीन्स जो मेमोरी का मैनेजमेंट होता है वहां पे कुछ लोकल डेटा हो सकते हैं, कुछ नॉन लोकल डेटा वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं। जो लोकल डेटा स्टोरेज होगा उसको हम हैंडल करते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड से। जैसे जस्ट प्रीवियस में अभी मैंने वहां पे फैक्टोरियल का एग्जांपल देखा था, तो वहां पे सारे हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड से ही उसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन करके हैंडल कर लिए थे। वहां पे जो लोकल डेटा था केवल वहां पे हर फंक्शन का जो था अपना लोकल डेटा था, वहां पे हम यूज कर लिए। अगर हम नॉन लोकल डेटा की बात करें तो नॉन लोकल डेटा को हैंडल करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है स्कोप इंफॉर्मेशन की। स्कोप इंफॉर्मेशन अब क्या होता है? स्कोप इंफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है, स्टैटिक स्कोप इंफॉर्मेशन और डायनेमिक स्कोप इंफॉर्मेशन। जो स्टैटिक स्कोप इंफॉर्मेशन होगा इसी को हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज कहते हैं, जो मुझे यहाँ पे डिटेल में देखना है। दूसरा जो डायनेमिक स्कोप इंफॉर्मेशन होता है वो नॉन ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज होता है, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कवर कर देंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकल और नॉन लोकल डेटा होंगे क्या। लोकल डेटा जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में क्या है, एक आपका फंक्शन ए है। इस फंक्शन ए के बॉडी में एक आपकी इंफॉर्मेशन इंटीजर ए, मतलब कि जो वेरिएबल ए है एक किसका काम कर रहा है? इस फंक्शन का लोकल डेटा है। अगर मुझे इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनाना हो तो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम सिंपली बना सकते हैं इस तरीके से कि आपका एक लोकल हो गया, लोकल वेरिएबल आ गया ए, और यहाँ पे क्या करेगा? रिटर्न वैल्यू करेगा कुछ इस तरह से हो सकता है। नॉन लोकल डेटा क्या होगा? नॉन लोकल डेटा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। सपोज कोई आपका फंक्शन दिया है टेस्ट नाम का फंक्शन है, इसकी बॉडी यहां से लेके यहां तक है। इसकी बॉडी में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इंटीजर ए बी। इंटीजर ए बी जो है इसके लिए इस टोटल फंक्शन के लिए, टेस्ट फंक्शन के लिए एज ए लोकल का काम यहां पे कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके जस्ट बाद हमने एक ब्लॉक ऑफ बॉडी बना दिया। इस बॉडी के अंदर अगेन इंटीजर एक्स वाई दो वेरिएबल मैंने और डिक्लेयर कर दिया एक्स वाई, और यहाँ पे इसका ब्लॉक बंद कर दिया। मतलब ये ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट था, यहाँ पे एंड हो गया। एक और मैंने ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक में मैंने क्या लिया? इंटीजर सी और डी दो वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिए। ये दोनों ध्यान दीजिए, ये दोनों ब्लॉक अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है? दोनों नॉन लोकल डेटा में आ रहा है। मीन्स इसके लिए ना तो ए लोकल है, इसके लिए ना तो ए लोकल है। लेकिन जो इंटीजर ए भी है, क्योंकि ये टेस्ट फंक्शन की बॉडी में है, इसलिए ये इन दोनों के लिए किसका काम करेगा? ग्लोबल का काम यहाँ पे करेगा। तो एक कंसेप्ट आपका कहां से आता है? नॉन लोकल डेटा इस तरीके से होता है। तो मुझे इसी टाइप के डेटा को देखना है कि कैसे हम उसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और जो कि स्टैटिक होगा, और स्टैटिक को ही हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज जो मुझे इंप्लीमेंटेशन देखना है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसका कोई फंक्शन है यहाँ पे स्कोप टेस्ट नाम से। इसके अंदर हम देखें तो इसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी में मैंने क्या किया? वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, लोकल वेरिएबल इंटीजर पी क्यू, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद अगेन बॉडी मैंने लिया, इस बॉडी में मैंने यहां एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया पी वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप कभी इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, जैसे अगर हम ले लें इंटीजर ए ले लिए और अगेन इंटीजर ए हम डिक्लेयर करें तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी लैंग्वेज इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर यहीं पे हम ब्लॉक बना लें, ब्लॉक बना के फिर से अगर इंटीजर हम ए ले लें तो यहाँ पे सी लैंग्वेज इसको अलाउ कर देता है। तो इस तरह का एक कंसेप्ट यहाँ पे है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पी दिया हुआ है। फिर मैंने इसकी यहाँ पे अगेन एक बॉडी बना लिया, इस बॉडी में अगेन एक बार हमने क्या लिया? एक सेम वेरिएबल एक और डिक्लेयर कर लिया पी नाम का।
अब इसकी बॉडी के अंदर देखिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया p। अगेन इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी मैंने बना लिया जिसमें मैंने वेरिएबल ले लिया r और इसकी बॉडी को क्लोज किया और इसकी बॉडी क्लोज किया। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर ही मैंने एक और ब्लॉक लिया यहाँ पे जिसमें इंटीजर q s t 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया और इस बॉडी को क्लोज कर लिया। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले इस टाइप के इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है ब्लॉक। तो ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे? ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए जो आपका मेन होगा, जो मेन बॉडी होगा फंक्शन का, जैसे एक क्या है आपका मेन बॉडी है तो इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक B1। इसके अंदर देखें कि यहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक है बॉडी तो इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक B2। इस B2 के अंदर भी एक बॉडी है यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं B3। ध्यान दीजिए इस B2 के पैरेलल एक और बॉडी यहाँ पे दिख रही है डेटा की बॉडी तो इसको हम ले सकते हैं B4। तो सबसे पहला हम काम करेंगे क्या? ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इंप्लीमेंटेशन है तो सबसे पहले मुझे ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। अब अगर इसका हम इंप्लीमेंटेशन देखें तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले कौन सा डेटा आया में ध्यान दीजिए जो B1 था, B1 क्योंकि सबसे पहला ही ब्लॉक है तो B1 में कौन से वेरिएबल है P और Q। तो हम एक ले लेंगे P वेरिएबल, किस ब्लॉक का था? B1 का। एक और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? Q किस ब्लॉक का है? B1 का। अब इसके बाद देखिए इस B1 ब्लॉक के अंदर ही B2 ब्लॉक है, B3 ब्लॉक है और B4 ब्लॉक है। तो हम अब इसके अंदर देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे इसको एक्सेस करना है, किसको? इंटीजर r को। इस बॉडी तक मुझे पहुंचना है तो इस बॉडी के पहुंचने का पाथ क्या होगा? सबसे पहले ब्लॉक B में जाएंगे, फिर ब्लॉक 2 में जाएंगे, फिर ब्लॉक 3 में पहुंचेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम ब्लॉक B में आते हैं, ब्लॉक B2 पे आते हैं तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्या मिल गया मुझे? P। तो P मिल गया, यहाँ पे हो जाएगा B2। हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? B3 आ रहा है। B3 के अंदर कौन सा वेरिएबल है? R। तो R को हम यहां से एक्सेस कर लेंगे, किस पे आ जाएगा? B3 पे। अब सबसे टॉप पे कौन सा है? सबसे टॉप पे कौन स्टैक में आ गया? R। किस पे? ब्लॉक B3 का। तो इसको हम एक्सेस कर लेंगे। इसके बाद B2 वाले ब्लॉक को एक्सेस कर लेंगे, B2 वाले ब्लॉक को एक्सेस कर लेंगे। फिर क्या बचेगा आपका? B1 ब्लॉक में। B1 ब्लॉक में ये दोनों रह जाएंगे। जब हम इसको एक्सेस करने जाएंगे तो सिनारियो क्या हो जाएगा? फिर से स्टैक का यहाँ पे क्योंकि B1 ब्लॉक के अंदर ही B4 ब्लॉक है तो इसको तो हम रखेंगे। तो यहाँ पे P B1 आ जाएगा और Q B1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्सेस हो चुके हैं। अब हम किसको आ जाएंगे? B4 पे। तो B4 पे देखेंगे कौन कौन से है? Q। तो हम ले सकते हैं Q B4 और S भी वेरिएबल है, S B4। एक T वेरिएबल है, ये भी किस पे है? B4 पे। तो इस तरह से जो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है इसका इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो होपफुली दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले जो मैंने सिंपल स्टैक एलोकेशन बताया और यहाँ पे मैंने बताया ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज का। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी के बारे में।